नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम सगुण धारा फुटकल कवि पर आधारित टेस्ट नंबर 19 लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ पर आधारित टेस्ट सीरीज के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं। उम्मीद है कि इसके पहले की जितने भी टेस्ट वीडियोज गई होंगी, आप सभी ने उनको देखा होगा और अपना मूल्यांकन किया होगा। तो आप सभी की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, खासतौर से जो हिंदी पट्टी में होने वाली परीक्षाएं, शिक्षक भर्तियां हैं, उनके दृष्टिकोण से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और आप सभी के सामने प्रैक्टिस सेट प्रस्तुत कर रहे हैं। और उम्मीद है कि आप सभी को ये अच्छा लग रहा होगा और निश्चित तौर पर इस चैनल से जुड़कर आपका मनोबल बढ़ रहा होगा। तो चलते हैं सीधे हम प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है कि केशव दास के बड़े भाई माने जाते हैं। ऑप्शन दिया गया है गंग, बलभद्र मिश्र, जमाल, होल राय। तो देखिए, हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का अध्ययन जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके के छोटे छोटे प्रश्न आपको कई बार परीक्षाओं में परेशान कर सकते हैं। बातों ही बातों में आप सभी ने इसका सही जवाब दिया कि ऑप्शन बी बलभद्र मिश्र, जो कि केशव दास के बड़े भाई माने जाते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य में कुछ परिवारों का काफी योगदान रहा है, उसमें से केशव दास का परिवार भी कुछ उसी तरीके से रहा। हालांकि जितना हम केशव दास को जानते हैं, शायद बलभद्र मिश्र को उतना हम नहीं जानते। तो कम से कम इस प्रश्न के बहाने आप इस रिलेशन को जरूर ध्यान में रखेंगे कि केशव दास के बड़े भाई कौन थे। उनका नाम था बलभद्र मिश्र। अगला प्रश्न है, बलभद्र मिश्र की रचना नहीं है। ऑप्शन दिया गया बलभद्री व्याकरण, हनुमान नाटक, गोवर्धन सतसई, श्रृंगार सागर। तो कौन सी ऐसी रचना है जो बलभद्र मिश्र द्वारा नहीं लिखी गई है? सही जवाब है ऑप्शन डी, श्रृंगार सागर नाम की कोई रचना नहीं है और बलभद्र मिश्र ने इसकी रचना नहीं की है। बाकी ऊपर की जो तीनों रचनाएं आप देख रहे हैं, ये तीनों रचनाएं बलभद्र मिश्र द्वारा की गई हैं। और खास तौर से आपके दिमाग में आया होगा कि हनुमान नाटक तो हमने एक किसी दूसरे कवि या लेखक का पढ़ा हुआ था, यहाँ पर बलभद्र मिश्र का भी आप बता रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हिंदी साहित्य में एक ही नाम से कई लेखकों ने रचनाएं की हुई हैं। उनमें से आप हनुमान नाटक को भी ध्यान में रखिए कि मान लीजिए आप ऑप्शन में कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है कि हृदय राम की रचना है या फिर बलभद्र मिश्र की। ठीक है, तो इस तरीके से आप जरूर यहाँ पर कोरिलेट करके थोड़ा सा देखेंगे। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि नखशिख और दूषण विचार किसकी रचना है? यहाँ पर दो रचनाओं का नाम दिया गया, नखशिख और दूषण विचार। किसकी रचना है? ऑप्शन दिया गया भूषण, केशव मिश्र, बलभद्र मिश्र, जमाल। तो चार कवियों का नाम दिया गया है, हमें बतलाना है कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, बलभद्र मिश्र द्वारा लिखी गई है नखशिख और दूषण विचार नाम से रचनाएं। तो यहाँ पर आपने देखा कि बलभद्र मिश्र उतने चर्चित नहीं रहे जितने कि केशव दास रहे हैं, फिर भी कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो कि बदलते हुए पैटर्न पर या फिर नए प्रश्नों की खोज के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगला जो प्रश्न है, इंद्रजीत की सभा में रहते थे बलभद्र मिश्र, जमाल, केशव दास, रहीम। कौन ऐसा कवि है जो कि इंद्रजीत की सभा में रहते थे? इंद्रजीत कहाँ के थे, ये सभी आपके दिमाग में आना चाहिए। ओरछा नरेश से इनका संबंध था और उनकी सभा में कई साहित्यकार रहा करते थे, जिसमें से एक थे केशव दास। केशव दास जो कि इंद्रजीत की सभा में रहते थे या फिर दरबार में रहा करते थे। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संस्कृत के बड़े पंडित थे, अतः शास्त्रीय पद्धति से साहित्य चर्चा का प्रचार भाषा में पूर्ण रूप से करने की इच्छा इनके लिए स्वाभाविक थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में है? क्योंकि इस प्रश्न में ही हमने बतला दिया कि यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, लेकिन ये बात वो किसके संदर्भ में कर रहे हैं हमें बतलाना है।
ऑप्शन दिया गया है तुलसीदास, केशवदास, घनानंद, सेनापति। तो संस्कृत के पंडित थे, अतः शास्त्रीय पद्धति से साहित्य चर्चा का प्रचार भाषा में पूर्ण रूप से करने की इच्छा इनके लिए स्वाभाविक थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस बात को केशवदास के संदर्भ में कहते हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को ध्यान रखना है कि ये प्रैक्टिस सेट आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आधार पर चल रही है, तो हो सकता है कि इसका जवाब आपके दिमाग में पहले से आ रहा होगा कि ऑप्शन में शुक्ल जी हैं, लेकिन फिर से एक बार मैं आप सभी से कहूंगा कि फाइनल एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूर ध्यान में रखें कि वहां पर अगर 100 प्रश्नों के बीच में से कहीं से ये टपक गया क्वेश्चन, तो आप इसका जवाब क्या देंगे। ठीक है ना, तो ध्यान रखिए, क्योंकि छोटी छोटी बारीकियां आपको ध्यान में रखनी है। अगला जो प्रश्न है, कर्नेश कवि की रचना नहीं है। आप देखेंगे कि कर्नेश कवि काफी इंपॉर्टेंट है। इनसे आप यूपी टीजीटी पीजीटी में, यूपी जीडीसी में, जीआईसी में खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कर्नेश कवि से। तो यहाँ पर आपके सामने जो सवाल है कि कर्नेश कवि की रचना नहीं है, ऑप्शन दिया गया है कर्णाभरण, श्रुति भूषण, भूप भूषण, श्रृंगार सागर। तो कौन सी ऐसी रचना है जो कि कर्नेश कवि की नहीं है? आप अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर चुके होंगे और सही जवाब है ऑप्शन डी, श्रृंगार सागर नाम की रचना कर्नेश कवि की नहीं है। बाकी आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इन तीनों रचनाओं को जरूर ध्यान में रखिए, कर्णाभरण, श्रुति भूषण और भूप भूषण। इन तीनों रचनाओं का जो कवि है वो है कर्नेश। अगला जो प्रश्न है, अब तक किसी कवि ने संस्कृत साहित्य शास्त्र में निरूपित काव्यांगों का पूरा परिचय नहीं कराया था। यह काम केशवदास जी ने किया। केशवदास के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन दिया गया है अज्ञेय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुक्तिबोध। तो ये बात किसने कही कि अब तक किसी कवि ने संस्कृत साहित्य शास्त्र में निरूपित काव्यांगों का पूरा परिचय नहीं कराया था? अगर किसी ने पूरा परिचय कराया तो यह काम किया केशवदास ने। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर किसने कही केशवदास के संदर्भ में? सही जवाब है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। अक्सर हम जब रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को पढ़ते हैं, तो जब कबीर से रिलेटेड कोई कथन आता है या केशवदास से रिलेटेड कथन आता है, तो लगता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन दोनों कवियों के बारे में बहुत नहीं लिखा होगा। लेकिन जितना शुक्ल जी ने लिखा है, शायद परीक्षाओं के लिए सूत्रात्मक तौर पर वो सभी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमने सभी परीक्षाओं की रीढ़ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को सब्जेक्टिव तौर पर आप सभी को पढ़ा दिया है, लगभग 90 टॉपिक्स के बीच में। और अब हम 19 टेस्ट सीरीज पर पहुंच चुके हैं। समझिए कितना भारी काम है। अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दावली में कहें, बड़ा भारी काम है। और उम्मीद से हम काम कर रहे हैं कि जो भी विद्यार्थी इतने दिनों से जुड़े हुए हैं, वो कंसंट्रेट होके पढ़ें और उनको लगे कि सही जगह पर पढ़ने का नतीजा सही निकलता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि जो संस्कृत साहित्य शास्त्र में काव्यांगों का निरूपण किया गया था, उसको हिंदी में लाने का प्रयास सबसे पहले केशवदास ने किया, और प्रयास नहीं किया बल्कि उसको पूरा भी किया। ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशवदास के संदर्भ में कहते हैं। अगला प्रश्न है, ये काव्य में अलंकार का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारवादी कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उपरोक्त कथन किस कवि के संदर्भ में है? अब बदलते हुए पैटर्न में क्वेश्चन में ही बतला दिया जा रहा है कि फला आलोचक का कथन किस लेखक या कवि के संदर्भ में है। ये क्वेश्चन कुछ नए पैटर्न पर ही हमने यहाँ पर बनाने का प्रयास किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको चमत्कारवादी कवि कहा है? ऑप्शन दिया गया है देव, केशवदास, तुलसीदास, चिंतामणि। यहाँ पर हो सकता है कि आप जल्दी से इसका सही जवाब बता दें कि केशवदास के बारे में कहा गया है, लेकिन वही 100 क्वेश्चंस के बीच में हो सकता है कि आप मनोवैज्ञानिक दबाव में रहें और फिर यहाँ पर दिमाग लगाना शुरू कर दें कि आखिरकार इसका सही जवाब क्या हो सकता है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि केशवदास को हम अलंकारवादी कवि के दृष्टिकोण से भी देखते हैं, और अलंकार जहां पर रहेगा वहां पर चमत्कार भी रहेगा। तो ध्यान रखना है कि
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जो कि कई बार सर्वनामों का प्रयोग करते हैं, ये, उनके, इनके, उन्होंने, इन्होंने, इस टाइप से शब्दों का प्रयोग खूब करते हैं। तो कहा गया कि ये काव्य में अलंकार का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारवादी कवि थे। कौन? केशवदास। अगला प्रश्न है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुवृत भूषण बिनुन बिराजे कविता बनिता मित। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? यहाँ पर हमें बताना है कि ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं। ऑप्शन दिया गया है देव, केशवदास, तुलसीदास, चिंतामणि। तो अक्सर आपने देखा होगा कि नीचे की पंक्ति पूछ ली जाती है और नीचे की पंक्ति कई बार भूषण के विकल्पों से जुड़ी रहती है। तो ऐसा लगता है कि महाकवि भूषण इस पंक्ति के रचयिता होंगे, लेकिन अलंकारों के संदर्भ में ये बात केशव दास ने कही हुई है। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखिए, कई बार दोनों पंक्तियां पूछ ली जाती हैं, कई बार नीचे वाली पंक्ति पूछी जाती है। तो भूषण बिनु न बिराजे कविता बनिता मित, ये पंक्ति किसकी है? केशव दास की है। और बातों ही बातों में आपका दिमाग एक खास अलंकार की तरफ गया होगा। अगर नहीं गया होगा तो मैं ले जाने का प्रयास करूंगा और पूछूंगा कि जिस भी अलंकार के लक्षण में बिनु शब्द आता हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है। आप सभी के लिए इस प्रैक्टिस सेट के अतिरिक्त एक होमवर्क मैं दे रहा हूं और निश्चित तौर पर आप कमेंट करेंगे। इससे आप अपना व्याकरण भी तैयार करेंगे। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। बार बार मैं आप सभी से कहता हूं कि साहित्य का इतिहास ग्रंथ हम पढ़ते हैं, लेकिन जब शिक्षक उसको व्याकरण से जोड़कर देखता है तो बातें और रुचिकर हो जाती हैं। तो कौन कहता है कि आप हिंदी साहित्य का इतिहास केवल पढ़ रहे हैं? आप कहीं न कहीं हिंदी व्याकरण भी पढ़ रहे हैं। ये होता है कोरिलेट करना, कि किस तरीके से चीजों को अधिक से अधिक जोड़ें। चीजें आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, काव्यांग निरूपण में आचार्य केशवदास ने किसका अनुसरण नहीं किया? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप आचार्य केशवदास के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें बतलाया गया है कि उन्होंने फला फला का अनुसरण किया है। अनुसरण मतलब एक होता है अनुकरण करना, ठीक है, और एक होता है अनुसरण करना। अनुकरण मतलब किसी की देखा देखी कोई काम करना। अनुसरण के किसी का मतलब कि एक तरीके से अनुसरण करते हुए वो जैसे जैसे कोई चीज कहता हो उस तरीके से आगे बढ़ते जाना। अनुसरण और अनुकरण में थोड़ा सा अंतर है यहाँ पर, ठीक है। तो केशव दास ने साहित्य में किसका अनुसरण किया है? मतलब हूबहू उन्हीं के रास्ते पर चलने का प्रयास किया है। और हमें बतलाना है कि नहीं किया है, खास तौर से यहाँ पर नहीं पर जोर देना है। ऑप्शन दिया गया भामह, उद्भट, दंडी, मम्मट। तो किसका अनुसरण नहीं किया है, किसके मार्गदर्शन में वो आगे नहीं बढ़े हैं? वो है मम्मट। केशवदास ने भामा का अनुसरण किया, उद्भट का अनुसरण किया और दंडी का किया है। इन तीनों का अनुसरण केशवदास ने किया हुआ है, यानी कि इनकी परंपरा में से जोड़कर देखा जा सकता है। अगर हम देखें कि अभी ऊपर हमने क्वेश्चन देखा था कि संस्कृत साहित्य शास्त्र को हिंदी में लाने का काम कौन किया? केशवदास ने किया था। तो वो किन लोगों का अनुसरण किया? इन तीनों आचार्यों का अनुसरण किया है। तो इसी बहाने आप भारतीय काव्य शास्त्र भी थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर ले रहे होंगे। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, मम्मट का अनुसरण केशवदास ने नहीं किया है। अगला प्रश्न है कि केशवदास के संदर्भ में असत्य है। कौन सी बात है जो केशवदास के संदर्भ में असत्य है? अलंकार के सामान्य और विशेष दो भेद करके इन्होंने उसके अंतर्गत वर्णन की प्रणाली ही नहीं, वर्णन के विषय भी ले लिए। अलंकार शब्द का प्रयोग इन्होंने व्यापक अर्थ में किया है। वास्तविक अलंकार इनके विशेष अलंकार ही हैं। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की जो परंपरा चली वह केशव के मार्ग पर चली। अब कौन सी ऐसी बात है जो कि असत्य है? तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि तमाम ऊपर के क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, भिन्न है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि सब्जेक्टिव ज्ञान की मांग करता है। जब आप लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ेंगे और आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग होगी, समझ होगी, तब इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। तो केशवदास के बारे में ऊपर की बात ए, बी और सी तीनों क्या है?
सत्य है, लेकिन जो डी दिया गया है ये असत्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा कि हिंदी में लक्षण ग्रंथों की जो परंपरा चली वह केशव के मार्ग पर न चली या नहीं चली थी। तो इस तरीके से असत्य क्या हो गया? अगर सब कुछ ठीक होता तो आज हम केशव दास के अनुसरण पर बहुत सारे कवियों को देखते, लेकिन इनकी जो भी परंपरा थी बहुत आगे नहीं बढ़ पाई। कुछ और उसमें आचार्य आ गए, जैसे कि चिंतामणि का नाम आप देखेंगे। इसके बाद ढेर सारे रीतिकालीन जितने भी कवि थे वो एक दूसरे को प्रभावित करना शुरू कर दिए थे। तो ऑप्शन डी क्या हो गया इस प्रश्न के मुताबिक सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सुमेलित नहीं है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सुमेलित नहीं है? दंडी का काव्यादर्श, अमरचरित, काव्य कल्प, लता वृत्ति, केशव मिश्र कृत अलंकार शेखर, रहीम कृत अष्टयाम। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सुमेलित नहीं है या फिर असंगत है, जिसको कह सकते हैं? सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, रहीम कृत अष्टयाम नाम की कोई रचना नहीं है, बल्कि मदनाष्टक नाम से जरूर रहीम ने लिखा है। बाकी आगे के लिए ऊपर के तीनों विकल्पों को आप जरूर ध्यान में रखिए। कई बार वन लाइनर में पूछ लिया जा सकता है कि काव्यादर्श किसकी रचना है, काव्य कल्प लता वृत्ति किसकी रचना है, अलंकार शेखर किसकी रचना है। तो इस विकल्प के बहाने आपके अन्य प्रश्न भी तैयार हो गए। अगला प्रश्न है कि केशव ने अलंकारों पर कौन सा ग्रंथ लिखा है? कवि प्रिया, रसिक प्रिया, देवचरित, विज्ञान गीता। कौन सी ऐसी रचना है जो कि अलंकार प्रधान है केशव दास की? आपका दिमाग एकदम से दौड़ना शुरू कर दिया होगा कि आज ही हमने पढ़ा था, वन लाइनर किताब में कहीं पढ़ा था। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, कवि प्रिया नाम की जो रचना है वो अलंकारों पर आधारित है। बाकी आप रसिक प्रिया देखेंगे कि रस पर आधारित है। ठीक है, तो इसमें तो आप देखेंगे तुरंत आप पकड़ लेंगे कि ये रस पर आधारित होगी, लेकिन कवि प्रिया कई बार आप देखते हैं कि परीक्षाओं में अलंकार प्रधान रचनाएं खूब पूछी जाती हैं। जैसे एक रचना है भाषा भूषण, ये खूब पूछी जाती है कि ये किस तरीके का ग्रंथ है। इसी तरीके से ललित ललाम आपने खूब पढ़ा होगा। ठीक है, ये सभी इसी कैटेगरी की रचनाएं। ठीक है, अगला प्रश्न है केशव दास जी ने उपमा के कितने भेद किए हैं? ये थोड़ा सा अलग ढंग का प्रश्न आपके लिए हो सकता है कि केशव दास जी भले अलंकारवादी आचार्य थे, चमत्कारवादी प्रवृत्ति के थे, लेकिन उन्होंने उपमा के, आमतौर पर आप देखेंगे कि उपमा के 4-5 भेद किए जाते हैं, लेकिन केशव दास ने लगभग कितने भेद किए थे? ऑप्शन दिया गया है 20, 21, 22, 23। विकल्पों को आप देखेंगे तो तलवार के धार पे चलने के बराबर, थोड़ा भी इधर उधर मिस किए तो उत्तर गलत हो सकता है। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, 22 भेद किए हैं। केशव दास जी ने उपमा के 22 भेद किए हुए हैं, और उसमें से कम 15 भेद तो ऐसे हैं जो कि दंडी और जिनका इन्होंने अनुसरण किया है उन्हीं लोगों के। अगला जो प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव के रचे कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? ये बड़ा ही ट्रेडिशनल और वर्तमान पैटर्न को जोड़ते हुए हमने क्वेश्चन बनाया हुआ है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशव दास के कितने ग्रंथों का उल्लेख अपने इतिहास ग्रंथ में करते हैं? ऑप्शन दिया गया है 5, 7, 9, 11। तो सही जवाब है बिल्कुल, बहुत सारे विद्यार्थी वहां तक पहुंच रहे हैं। बहुतों को लग रहा है कि हमने तो इतिहास ग्रंथ यार लाइन बाय लाइन पढ़ा था, लेकिन कहां से इस तरीके के प्रश्न बन जा रहे हैं? सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, 7 ग्रंथों का उल्लेख किया है। वो ग्रंथ कौन कौन से हैं विकल्पों में और अन्य प्रश्नों में आपको पता चल जाएंगे। अगला जो प्रश्न है, केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। उपयुक्त कथन किस आलोचक या कवि का है? ऑप्शन दिया गया है देव, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जगदीश गुप्त। प्रिय विद्यार्थियों, जिन लोगों ने आचार्य केशव दास पर काम किया है उन्हीं को हमने विकल्पों में रखा है। और अक्सर आपने पढ़ा होगा कि केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? तो कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? कठिन काव्य का प्रेत वो तो कहा देव, देव ने कहा था। लेकिन कि केशव को कभी हृदय नहीं मिला था,
उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। इस बात को कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। तो एक चीज आप ध्यान में रखिए, कहीं भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेत शब्द का प्रयोग नहीं किया है। भले उन्होंने कहा कि कवि हृदय नहीं मिला, सहृदयता नहीं थी, भावुकता नहीं थी, बहुत सारी चीजें नहीं थी, लेकिन प्रेत इत्यादि शब्द का प्रयोग नहीं किया। इसके पहले हमने आपको बतलाया था कि देव ने एक पंक्ति में कहा कि एक भय प्रेत और एक को हाथी ने कुचला। इस टाइप से एक पंक्ति आई हुई थी जब हम गंग के बारे में आप सभी से चर्चा कर रहे थे। जो हमारे नियमित रेगुलर विद्यार्थी होंगे वो तुरंत उसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे। जो अभी अतिथि के रूप में आए होंगे या फिर चेक कर रहे होंगे कि थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं क्या पढ़ा रहा है, हमारे लायक है कि नहीं है, तो उनको लग रहा होगा कि एक कप की बात कही जा रही है। तो नियमित होना कितना जरूरी है अगर आप सफलता तक पहुंचना चाहते हैं। तो कंटिन्यूटी और किसी के लगातार अनुसरण और संपर्क में रहना चाहिए। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। अगला प्रश्न है, वे साहित्य वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त न था। केशव दास के संदर्भ में उपयुक्त कथन किस आलोचक या कवि का है? ऑप्शन दिया गया देव, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जगदीश गुप्त। जगदीश गुप्त ने केशव दास पर एक मोनोग्राफ लिखा हुआ है। मोनोग्राफ के बारे में अनुराग हिंदी एकेडमी पर ही बताया जा सकता है। आप अगर साहित्य अकादमी जाते होंगे कभी दिल्ली, तो वहां पर अलग अलग लेखकों पर, कवियों पर पतली पतली किताबें निकाली जाती हैं, तो उनको हम मोनोग्राफ कहते हैं। तो जगदीश गुप्त ने केशव दास पर मोनोग्राफ निकाला हुआ है, तो इसीलिए हमने विकल्प में इनका नाम दिया हुआ। यूं ही इनका नाम नहीं आ रहा है, कहीं न कहीं कारण है। ठीक है, जैसे विजय पाल सिंह का नाम आ जाए, विजय बहादुर सिंह का नाम आ जाए, इन लोगों ने, अज्ञेय का नाम आ जाए, तो इन लोगों ने काम किया हुआ है केशव दास के ऊपर। तो लेकिन यहाँ पर बात आपको ध्यान में रखना है कि वो कौन से आलोचक हैं जिन्होंने कहा केशव दास के बारे में कि संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य, ये ध्यान रखिए, पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए जैसा भाषा पर अधिकार होना चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त न था। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आमतौर पर मुझे एक बात याद आती है कि जब मैं एमए का विद्यार्थी था, तो हमारे क्लास में एक हमारे प्रोफेसर कहा करते थे कि जो विद्यार्थी कभी क्लास नहीं करते हैं, वो टेस्ट में या परीक्षाओं में पांडित्य कौशल प्रस्तुत करते हैं और पता चल जाता है कि ये विद्यार्थी किताबी भाषा में लिख रहा है या फिर रेगुलर क्लास किया हुआ है और अपनी भाषा में लिख रहा है। रामचरितमानस आप देखेंगे कि इतना फेमस क्यों हुआ? क्योंकि संस्कृत से चली आ रही परंपरा से हटकर तुलसीदास ने उसको अवधी में लिखा और लोगों की लोक बोली में लिखा, इसलिए वो क्या हो गया? ज्यादा फेमस हो गया। रामचंद्र का उतना नहीं हो पाया। कारण यही था कि लग रहा था कि केशव दास ने सीधे सीधे संस्कृत का प्रभाव लेते हुए दिखाना चाहते थे कि मैं भी तुलसीदास से बेहतर लिख सकता हूं। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे आलोचक किस तरीके से उनका मूल्यांकन करते हुए उनको थोड़ा सा साइड कर दिए, जो कि आगे बहुत दिनों तक केंद्र में नहीं आ पाए। तो कई बार आलोचकों का भी काफी बड़ा रोल रहता है कि किसको आगे बढ़ाना है, किसको पीछे बढ़ाना है। तो यहाँ पर हो गया सही जवाब ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अपनी रचनाओं में उन्होंने अनेक संस्कृत काव्यों की उक्तियां लेकर भरी हैं, पर उन उक्तियों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में उनकी भाषा बहुत कम समर्थ हुई है। केशव दास के संदर्भ में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन दिया गया देव, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जगदीश गुप्त। आप देख रहे हैं कि 3-4 क्वेश्चन से लगातार एक ही ऑप्शन है और सभी प्रश्नों का जवाब भी एक ही आपको नजर आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ हमारा यही मकसद है कि आप
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के केशव संबंधी जो कथन है दिमाग में रखिए। हालांकि हमने सब्जेक्टिव तौर पर पढ़ाते हुए भी इन कथनों को काफी जोर दिया था कि आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, लेकिन बारी आई है मूल्यांकन का तो निश्चित तौर पर आपके दिमाग में अब भर रहा होगा क्वेश्चन। जब आप परीक्षा हॉल में जाएंगे जैसे ही देखेंगे तुरंत आप प्रफुल्लित हो जाएंगे कि हमने अच्छी जगह प्रैक्टिस सेट किया था और देखिए हुबहू क्वेश्चन आ गया है। आना ही आना है क्वेश्चन, थोड़ा मोड़ा ऑप्शन में इधर उधर हो सकता है, प्रश्न तो मिल ही जाएगा। अगला जो प्रश्न है, केशव की कविता जो कठिन कही जाती है उसका प्रधान कारण उनकी यह त्रुटि है, उनकी मौलिक भावनाओं की गंभीरता या जटिलता नहीं। केशव दास के संदर्भ में उपयुक्त कथन किस आलोचक या कवि का है? तो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि केशव दास की कविता जो कठिन कही जाती है वही जो संस्कृत का उन्होंने एक तरीके से नकल किया हुआ है और उसमें सहृदयता नहीं है, भाषा पर अधिकार नहीं है। इन सभी वजहों से देखा जाए तो केशव दास ने मौलिकता इत्यादि का भी थोड़ा बहुत प्रयोग किया है। जैसे कि आपने रावण अंगद का जो संवाद है उसको देखेंगे तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था कि अगर केशव की कविता की जो कठिनाई है तो उसका उनकी जो त्रुटि क्या है, मौलिक भावनाओं की गंभीरता या जटिलता नहीं है बल्कि भाषा पर जो अधिकार नहीं है वो है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, रामचंद्रिका में किन पूर्ववर्ती रचनाओं का प्रभाव नहीं है? जब आप पढ़ेंगे रामचंद्रिका तो उस पर किन किन लोगों का प्रभाव है उसकी चर्चा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया हुआ है। हमें बताना है कि वो कौन सी रचना नहीं है। ऑप्शन दिया गया प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्घ राघव, रामचरितमानस। तो कौन सा ग्रंथ है जिसका प्रभाव रामचंद्रिका पर नहीं दिखाई पड़ता है? सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, रामचरितमानस। ये जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं इन तीनों का प्रभाव रामचंद्रिका पर दिखलाई पड़ता है और इसीलिए रामचंद्रिका थोड़ी सी कठिन हो जाती है। अगला जो प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास के कितने प्रबंध काव्यों का उल्लेख किया है? ऑप्शन दिया गया 2, 3, 4, 5। तो शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में शुक्ल जी ने केशव दास के प्रबंध काव्यों का उल्लेख किया है और सीधे सीधे संख्या को भी बतलाया है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, 2 प्रबंध काव्यों का उल्लेख किया हुआ है। अगला प्रश्न है, केशव के प्रबंध काव्य हैं वीर सिंह देवचरित, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिन 2 प्रबंध काव्यों की बात की गई उसमें वीर सिंह देवचरित और रामचंद्रिका, इन दोनों का उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया हुआ है। तो सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया, उपयुक्त में से एक से अधिक। केशव केवल उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे, जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी। केशव दास के संदर्भ में उपयुक्त कथन किस आलोचक या कवि का है? बार बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस बात पर जोर दिया है कि केशव दास केवल उक्ति वैचित्र्य, आपने देखा होगा बहुत सारे चैनल्स पे शिक्षक खाली उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा करते हैं। जितना मैं अभी आप सभी को प्रैक्टिस सेट में करा दूंगा 1 घंटे में, शायद लोग उसको 10 घंटे में भी न करा पाए। तो यहाँ पर उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा से प्रेम हम उतना नहीं करते। यहाँ पर कथन को आपको ध्यान में रखना है कि केशव केवल उक्त वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे, नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी। अनुराग हिंदी एकेडमी की दृष्टि है आपके जीवन के जो अनेक गंभीर और मार्मिक पक्ष हैं कि कैसे आप सफल हो। ये बात शुक्ल जी ने किसके संदर्भ में कही थी? केशव दास के। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। हालांकि हमने ऑप्शन में थोड़ा सा बदलाव किया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जगदीश गुप्त, विजय बहादुर सिंह। ये सभी ऑप्शन आपको फाइनल एग्जाम में हो सकता है कि परेशान करें, लेकिन यहाँ पर आप जब शुक्ल जी के कथनों को ध्यान में रख लेंगे तो कहीं भी आप एग्जाम में जाइए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न है, वे मुक्तक रचना के ही उपयुक्त थे, प्रबंध रचना के नहीं। प्रबंध पटुता उनमें कुछ भी न थी। केशव दास के संदर्भ में उपयुक्त कथन किस आलोचक या कवि का है?
आप देख रहे हैं बार बार एक ही चीज कही जा रही है कि अगर मुक्तक रचना केशवदास लिखते तो चल जाता। उन्होंने महाकाव्य लिखने का प्रयास किया। महाकाव्य लिखने की जो चतुराई होनी चाहिए, जो चालाकी होनी चाहिए, जो योग्यता होनी चाहिए, वो केशवदास में नहीं थी। ये बात किसने कही? सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रबंध काव्य के लिए 3 बातें अनिवार्य हैं, उनमें नहीं है। आप जब पढ़ेंगे इतिहास ग्रंथ तो शुक्ल जी ने प्रबंध काव्य को ही हम महाकाव्य भी कहते हैं, इस चीज को आप ध्यान में रखिए। प्रबंध काव्य के लिए 3 बातें अनिवार्य रूप से बतलाई गई। उनमें से कौन सी ऐसी बात है जो कि शुक्ल जी ने चर्चा नहीं की है या फिर उसका उल्लेख नहीं किया? ए दिया है संबंध निर्वाह, कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान, दृश्यों की स्थानगत विशेषता, गीत योजना। तो कौन सी ऐसी बात है जो कि प्रबंध काव्य के लिए उतनी अनिवार्य नहीं? सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, गीत योजना। बाकी आप देखेंगे तीनों की चर्चा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की हुई है कि प्रबंध काव्य में संबंध का निर्वाह, कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान। ये आप देखेंगे रामचरितमानस की चर्चा करते हुए शुक्ल जी कई बार इस चीज का उल्लेख करते हैं। और दृश्यों की स्थानगत विशेषता, गीत योजना आप देखेंगे ज्यादातर जो कृष्ण भक्ति कवि हैं उनमें दिखलाई पड़ती है, ठीक है, जो कि मुक्तक की एक खास विशेषता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि संबंध निर्वाह की क्षमता केशव में न थी। ये बहुत छोटा सा वाक्य है कि संबंध निर्वाह की क्षमता केशव में न थी। इससे लगेगा कि केशव बहुत असामाजिक व्यक्ति थे, लेकिन संबंध निर्वाह की बात कहां पर की जा रही है? रचनाओं में संबंध निर्वाह। जैसे आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो उसमें राम लक्ष्मण सीता सबका कैसे आपस में जो संबंध है, रिलेशन है, उसका उन्होंने बड़े बखूबी निर्वहन किया है। लेकिन केशवदास के रामचंद्रिका में आप देखेंगे तो इसका कहीं न कहीं अभाव दिखलाई पड़ता है। वही बात यहाँ पर कही गई कि केशवदास के संदर्भ में उपरोक्त कथन किस आलोचक या कवि का है? सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, केशवदास की रामचंद्रिका अलग अलग लिखे हुए वर्णनों का संग्रह सी जान पड़ती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कौन सा विचार असंगत है? एक तो इसमें कथन है कि जो रामचंद्रिका है अलग अलग लिखे हुए वर्णनों का संग्रह, मतलब अलग अलग जगह से उठा के बस रख दिया गया, उसमें कोई तारतम्यता नहीं दिखलाई पड़ती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचंद्रिका का मूल्यांकन करते हुए कुछ बातें बतलाई हैं, जिसमें कि एक बात है असंगत है जो कि रामचंद्र शुक्ल का नहीं है। वो कौन सी बात है? मार्मिक स्थल बहुत कम है, दृश्यों की स्थानगत विशेषता बहुत कम है, प्राकृतिक दृश्यों में कोई आकर्षण नहीं था, कथा का चलता प्रवाह है। तो कौन सी बात है जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कही है? सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कथा का चलता प्रवाह नहीं है। तो हमने उसको क्या कर दिया है? हटा दिया है यहाँ पर। और यही आप देख रहे हैं कि न या नहीं शब्द हटने से कैसे यहाँ पर उत्तर बदल जा रहे हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। लेकिन अगर आप रामचंद्रिका पर टिप्पणी लिखने के लिए आपको आ जाता है किसी एग्जाम में, क्योंकि आने वाला जो समय है वो लिखित परीक्षाओं का ही होने वाला है, तो रामचंद्रिका की विशेषताओं में आप लिख सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका मूल्यांकन करते हुए लिखा कि इसमें मार्मिक स्थल बहुत कम है, दृश्यों की स्थानगत विशेषता भी बहुत कम है, प्राकृतिक दृश्यों में कोई आकर्षण नहीं, ठीक है, और कथा का चलता प्रवाह भी नहीं है। तो ये 4 विशेषताएं आप लिख देंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 4 नंबर आपको मिल जाएगा। पता चला कि आप खूब रामचंद्रिका के बारे में लिख रहे हैं कि इसका प्रकाशन इतने साल में हुआ था, ये बहुत खतरनाक रचना थी, इस टाइप से आप लिखते हैं तो फिर आपको कुछ नंबर नहीं मिलेगा। नंबर मिलता है ऐसे। और मैं अभी हरियाणा और आने वाले जो भी राज्यों में लिखित परीक्षाएं होंगी उन पर मैं विस्तार से बात करूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल रहा होगा कि लिखित एग्जाम में जो फ्लो में लिखना होता है उसमें कैसे लिखना है। अगला प्रश्न है कि देखे मुख भावे अनदेखे कमल चंद ताते मुख मुखे सखी कमलव न
चंदरी। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? केशवदास, होल राय, रहीम, मुबारक। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, केशवदास द्वारा लिखी ये पंक्तियां। अगला प्रश्न है कि केशव केशव राय मनौ कमलासन के सिर ऊपरै सोहै। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? केशवदास, होल राय, रहीम, मुबारक। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, केशवदास की ये पंक्तियां। अब इसमें एक अलंकार है, आप लोगों के लिए इस प्रैक्टिस सेट में दूसरा होमवर्क है कि कौन सा अलंकार हो सकता है। बाय द वे, अगर आ जाए कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, एक तो आप देख रहे हैं कि केशव केशव भी 2 बार आया हुआ है और एक मनव शब्द आया हुआ है, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने हिंदी व्याकरण बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, कौन सा अलंकार है, किस लक्षण के आधार पे हम जान सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रबंध काव्य रचना के योग्य न तो केशव में अनुभूति ही थी न शक्ति। उपरोक्त कथन किस आलोचक या कवि का है? तो बात वही चल रही है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लेकिन आप ध्यान में रखिए, फाइनल एग्जाम में आप इसको जरूर कैच कर पाए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका के लंबे चौड़े वर्णनों को देखने से स्पष्ट लक्षित होता है कि केशव की दृष्टि जीवन के गंभीर और मार्मिक पक्ष पर न थी। उनका मन राजसी ठाट बाट तैयारी, नगरों की सजावट, चहल पहल आदि के वर्णन में ही विशेषतः लगता है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन सी। दोनों बातें इसमें एक तरीके से स्पष्ट लक्षित होता है। अगर हम रामचंद्रिका के लंबे चौड़े वर्णनों को देखें, ये पूरा कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के एक एक वाक्य से हमने विकल्प के रूप में रख दिया हुआ है। अगला जो प्रश्न है कि केशव की रचना को सबसे अधिक विकृत और अरुचिकर करने वाली वस्तु है। आलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति जिसके कारण न तो भावों की प्रकृति व्यंजना के लिए जगह बचती है, न सच्चे हृदयग्राही वस्तु वर्णन के लिए। केशव की दृष्टि जीवन के गंभीर और मार्मिक पक्ष पर नहीं थी। उनका मन राजसी ठाट बाट तैयारी इत्यादि में ही लगता था। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, कि जितनी भी बातें कही गई हैं सब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव की रचनाओं का मूल्यांकन करते हुए कहा हुआ है। अगला जो प्रश्न है कि रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता हुई, असत्य विकल्प है। किस बात में केशव दास को अधिक सफलता हुई? संवादों में, पात्रों के अनुकूल क्रोध में, वाकपटुता और राजनीति के दांव पेच का आभास में, जीवन के गंभीर और मार्मिक पक्ष में। तो अभी तक अगर आप प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़े होंगे तो तुरंत इसका सही जवाब आप बता देंगे, ऑप्शन डी। क्या है? असत्य है। जीवन के गंभीर और मार्मिक पक्ष तो था ही नहीं केशव दास की रचनाओं में, खासतौर से रामचंद्रिका में। बाकी आप देखेंगे कि ऊपर की तीनों बातें, संवादों के बारे में केशव दास खूब अच्छे से जाने जाते हैं, बार बार क्रोध कर देते हैं उनके जो भी पात्र हैं, वाकपटुता और राजनीति के दांव पेच का आभास भी रचनाओं में मिलता है। तो प्रश्न के अनुसार सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। अगला प्रश्न है कि रामचंद्रिका और कवि प्रिया दोनों का रचना काल है, जो कि संवत में हमें बतलाना है। संवत 1558, 1658, 1758, 1858। तो रामचंद्रिका और कवि प्रिया कहा जाता है कि दोनों की रचनाओं में 1 महीने का अंतर रहा है, लेकिन वर्ष वही रहा है, संवत वही रहा है। तो सही जवाब हो गया इसका ऑप्शन बी। 1658 संवत में रामचंद्रिका और कवि प्रिया दोनों का क्या हुआ? प्रकाशन हुआ या फिर रचना काल हुआ। अब इसमें से 57 आप घटा देंगे तो जो भी चीज आएगी उसको आप नोट कर सकते हैं, खासतौर से 1601 इत्यादि आ जाएगा ईस्वी में। ठीक है, तो इसको आप भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि रसिक प्रिया का रचना काल है संवत 1648, 1658, 1758, 1858। तो रसिक प्रिया का जो रचना काल है वो क्या है? सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, संवत 1648। देख रहे हैं क्वेश्चन किस तरीके से घुमाकर, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर आप हो सकता है कि थोड़ा सा आप स्पिन कर जाएं, घूम जाए। ठीक है,
तो रसिक प्रिया संवत 1648 में लिखा गया या रचनाकार है इसका। अगला प्रश्न है कि विज्ञान गीता का आधार है। विज्ञान गीता जो कि आचार्य केशवदास की रचना, संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक, जयदेव का गीत गोविंद, भागवत का दशम स्कंद, गीतावली। तो विज्ञान गीता किस पे आधारित है? सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक पर आधारित है विज्ञान गीता। तो देखा जाए तो थोड़ा सा इसका जो विधा है वो नाटक के अंतर्गत थोड़ा रख सकते हैं। और जो प्रबोध चंद्रोदय नाटक है, आने वाले आप देखेंगे कि हरिश्चंद्र इत्यादि जब लिख रहे थे तो उन्होंने भी इसको अपना आधार बनाया हुआ, काफी महत्वपूर्ण रचना रही है। अगला प्रश्न है, रतन बावनी के संदर्भ में गलत है। रतन बावनी भी केशवदास की रचना है। जिन 7 रचनाओं की हमने बात की थी, आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे उनपे क्वेश्चन बन रहा है। थोड़ा सा मैं बैक जाऊं तो रामचंद्रिका, कवि प्रिया 2, 3, 4, 5 रचनाओं के बारे में तो हमने अपनी चर्चा कर ली। रतन बावनी के संदर्भ में क्या गलत है? इसमें रतन सिंह की वीरता का वर्णन है। यह वीर रस का अच्छा काव्य है। छप्पयों में लिखा गया है। रतन केशव के बड़े भाई थे। यहाँ पर देखिए टर्निंग मोड आ गया। आप सही जवाब तक पहुंच रहे होंगे कि भाई क्या हो सकता है, इसमें गलत क्या है। सही जवाब है ऑप्शन डी, रतन केशव के बड़े भाई नहीं थे। ठीक है, केशव के बड़े भाई तो हमने आपको पहले ही क्वेश्चन में बतलाया कौन थे, अब आप याद कर लिए होंगे। तो ध्यान रखना है कि ऑप्शन डी क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन रतन बावनी, आप देख रहे हैं बावनी नाम से एक रचना आपको हमने और पहले इसके बताया हुआ था और उसके रचनाकार के बारे में भी बताया था। तो बावनी का मतलब होता है 52। ठीक है, तो रतन बावनी यानी कि इसमें 52 पद इत्यादि होंगे। उसमें रतन सिंह की वीरता का वर्णन किया गया है और ये वीर रस प्रधान ग्रंथ है और छप्पयों में लिखा गया है। ठीक है ना, तो ये कुछ खास विशेषताएं रही हैं रतन बावनी की, जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और इसी तरीके से प्रश्न नए और मौलिक बनाए जा सकते हैं। कॉपी करने के लिए तो दुनिया इधर उधर से कॉपी कर सकती है, लेकिन मौलिक क्वेश्चन वही बना सकता है। जो बार बार मौलिकता की बात की जा रही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, यहाँ पर देखिए इस प्रैक्टिस सेट में आपको दिखलाई पड़ रही होगी। अगला जो प्रश्न है, केशव की रचना में सूर, तुलसी आदि की सी सरसता और तन्मयता चाहे नहीं, पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग खोला। उपरोक्त कथन किस आलोचक या कवि का है? आप देख रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल बार बार आगे पीछे होते रहते हैं। कभी कभी किसी खास कवि या रचनाकार की इतनी आलोचना कर देते हैं कि वो क्यों कविता लिख दिया, और कभी कभी उनका एक मन, हमें लगता है कि जैसे निराला कि राम की शक्ति पूजा में राम के 2 मन है, कभी एक पॉजिटिव सोचता है, कभी एक निगेटिव सोचता है। वैसे ही हर व्यक्ति के मन में, आप लोगों के मन में भी, हमारे भी मन में भी, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मन में भी, कि केशव की रचना में सूर, तुलसी आदि की सरसता और तन्मयता भले न हो, लेकिन अगर काव्यांगों की बात की जाए तो उन्होंने जो परिचय कराया वो आगे के कवियों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा। ये बात किसने कही? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है। कहते हैं वे रसिक जीव थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में कि वो रसिक जीव थे? ऑप्शन दिया गया तुलसीदास, केशवदास, घनानंद, सेनापति। तो 99% विद्यार्थी लगा देंगे ऑप्शन सी। आप लोगों ने भी लगाया होगा, लेकिन सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन बी। वो व्यक्ति जिसके अंदर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हृदय कभी पाया ही नहीं, कहा, बार बार कहा कि वो हृदयहीन थे, सहृदय नहीं थे, मार्मिक पक्षों को नहीं देखते थे। लेकिन कभी कभार जो गंभीर व्यक्ति होता है वो भी रसिक होता है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि विद्यार्थियों को लगता होगा कि सर बहुत गंभीरता से पढ़ाते हैं, पता नहीं कभी हंसते भी होंगे कि नहीं। लेकिन हमारा भी ग्रुप है जहां पर हम हंसी मजाक करते हैं। अगर आप ही लोगों के साथ में हंसी मजाक करूंगा तो फिर गंभीर बातें किसके साथ करूंगा? तो पढ़ाई में थोड़ी सी गंभीरता बहुत जरूरी है। बाकी अनेक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप हंसी मजाक को देख सकते हैं। तो कहते हैं वे रसिक जीव थे। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को कहा है केशव दास के संदर्भ में। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। कब एक प्रसंग आता है कि केशव दास
कहीं बैठे हुए हैं या फिर जा रहे हैं तो उनके बाल पके हुए थे, तो वहां की जितनी भी महिलाएं थी उनके पके हुए बालों को देखकर उन्होंने बाबा बाबा कहना शुरू कर दिया। इस पर उन्होंने आत्मीयता के साथ एक दोहा लिखा है, पद लिखा है, जो कि इतिहास में लिखा गया है। आपके पास किताब होगी तो आप जरूर देख लेंगे। ठीक, तो वे रसिक जीव थे। ऐसा नहीं है कि हर रसिक जब आएगा तो केशव दास का नाम नहीं आएगा। केशव दास भी रसिक थे। अगला जो प्रश्न है, केशव राय मनव कमलासन के सिर ऊपरे सोहे, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब देखिए, एक अच्छे शिक्षक की क्या विशेषता होती है कि वो शिक्षक इसी प्रश्न को लेकर होमवर्क देता है और उसको मालूम है कि पता नहीं हमारे विद्यार्थी होमवर्क करके देंगे कि नहीं, क्वेश्चन ही बना देते हैं। हमने क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, उत्प्रेक्षा अलंकार। मनु मानव जनु जानव करके जो एक लक्षण है खास उत्प्रेक्षा का है, तो कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा हो गया। अगला प्रश्न है, बासर की संपत्ति उलूक ज्यों न चितवत, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक। तो बड़ा ही ये आप देखेंगे बड़ा ध्यान देने वाला है। बहुत सारे विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, रूपक अलंकार। वैसे हमने देखा है कि उपमा रूपक में बड़ा माइनर अंतर होता है, तो यहाँ पर बहुतों को लगेगा कि ज्यों को ध्यान में रखते हुए उपमा हो सकता है, लेकिन क्या है? रूपक। बासर की संपत्ति उलूक ज्यों न चितवत, तो सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। अगला प्रश्न है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन्हें अपना लोटा दिया था, जिस पर इन्होंने कहा था, लोटा तुलसीदास की लाख टका को मोल। ठीक है, उपरोक्त पंक्तियां किस कवि के संदर्भ में? पहले हमने एक तथ्य दिया कि तुलसीदास ने इन्हें अपना लोटा दे दिया। लोटा, आजकल जैसे कोई अपने शिक्षक का पेन पा जाए, बहुत सारे बच्चे तो शिक्षक के चैनल पे ही नजर रखे हुए हैं कि सर हमें दे देते तो मैं पढ़ा के बहुत कुछ काम कर देता। या फिर आजकल शिक्षक क्या दे सकता है, बहुत सारे लोग शिक्षक से मोबाइल भी ले लेते हैं। ठीक है, उस जमाने में गोस्वामी तुलसीदास जी से इनको लोटा मिला था और इसी को पाकर बड़े खुश हो गए और इन्होंने कहा कि लोटा तुलसीदास की लाख टका का मोल। कौन कहा? ऑप्शन दिया गया, केशवदास, होल राय, रहीम, मुबारक। तो कौन है जो इस बात को कह सकता है? बिल्कुल, आप चौंक गए। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, होल राय। अब हर जवाब केशवदास नहीं होगा, सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया, होल राय। तो होल राय से रिलेटेड एक कहानी जरूर अपने ध्यान में रखिए कि उनको तुलसीदास ने अपना लोटा दिया था। ये कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है। अगला जो प्रश्न है, दिल्ली ते न तखत हुए, बखत ना मुगल कैसो, वह ना नगर बड़ी आगरा नगर ते, गंग ते न गुनी तान सेन ते न तानबाज, मान तेन न राजा और न दाता बिरबर ते, खान खाना तेन नर न रहीन तेन, वह न दीवान कोक वेडर टूडर ते, नवो खंड सात दीप सात दू समुद्र पार, वह ना जलालुद्दीन शाह अकबर थे। तो यहाँ पर यही कहा गया, तुलना की गई कि इनके जैसा कोई नहीं हो सकता, इनके जैसा कोई नहीं हो सकता, इनके जैसा कोई नहीं हो सकता। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन दिए गए, केशवदास, होल राय, रहीम, मुबारक। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, होल राय ने इस बात को कहा कि दिल्ली जैसा कोई शहर नहीं, मुगल काल जैसा कोई शासन नहीं, आगरा जैसा कोई नगर नहीं, गंग जैसा कोई गुणी नहीं, तानसेन जैसा कोई तानबाज नहीं, मान सिंह जैसा कोई राजा नहीं और दानवीर बीरबल जैसा कोई नहीं। इसी तरीके से चीजें हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, रहीम का वास्तविक नाम है, रहीम का वास्तविक नाम क्या है? अब्दुल रहीम खान खाना, अब अबुल हसन, सैयद इब्राहिम, बैरम खान। क्वेश्चन बड़ा ही मौलिकता से हमने बनाया हुआ है। उम्मीद है कि आप सही जवाब तक जाएंगे। बाकी अन्य विकल्पों में भी बहुत कुछ छिपा हुआ है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, रहीम का वास्तविक नाम अब्दुल रहीम खान खाना था, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन अबुल हसन कौन था, सैयद इब्राहिम कौन था
और बैरम खां कौन था, इस पे भी आपकी नजर होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि ये संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान और हिंदी काव्य के पूर्ण मर्मज्ञ कवि थे। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन दिया गया केशवदास, होल राय, रहीम, मुबारक। तो ये संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे, हिंदी काव्य के पूर्ण मर्मज्ञ कवि थे। मान लीजिए इतना दूर भी पूछा जा सकता है कट करके कि ये बात किसके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही हुई है। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, रहीम के बारे में ये बात कही जा रही है। अगला प्रश्न है कि ये दानी और परोपकारी ऐसे थे कि अपने समय के कर्ण माने जाते थे। इनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। कीर्ति की कामना से उसका कोई संपर्क न था। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? अब इस प्रश्न को आप अपने चैनल से भी जोड़कर देख सकते हैं। दान केवल रुपया पैसा का नहीं होता है। आपको जो मैं यहाँ पर दे रहा हूं वो भी किसी कर्ण से कम नहीं है, किसी दानी कर्ण से कम नहीं है। तो जोड़ कर देखिए थोड़ा सा। ये दानी और परोपकारी ऐसे थे कि अपने समय के कर्ण माने जाते थे। इनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा से थी। कीर्ति की कामना से उसका कोई संपर्क न था। उपरोक्त पंक्तियां किसके संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हैं? ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए। ऑप्शन दिया गया केशवदास, होल राय, रहीम, मुबारक। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, रहीम के बारे में ये बात कही जा रही है। और एक प्रसंग आपने पढ़ा होगा कि रहीम ने उस जमाने में एक लोगों को 36 लाख रुपए दे दिए थे खुश होकर। वो कवि कौन थे? आपके दिमाग में आ गया होगा, नहीं आ गया होगा तो एक बार पिछले प्रैक्टिस सेट को देखिए और सब्जेक्टिव तौर पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को जरूर देखिए। अगला प्रश्न है, तबही लो जीबो भलो, देबो होय न धीम, जग में रहिबो कुंचित गति, उचित न होय रहीम। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि ये पंक्तियां रहीम की हैं, लेकिन इसमें छंद कौन सा है आपको बतलाना है। ऑप्शन दिया गया दोहा, सोरठा, सवैया, रोला। एक तो छंदों को जानने के लिए आप मात्रात्मक रूप से चीजों को जोड़ लें तो आप पकड़ लेंगे कि इसमें से कौन हो सकता है, ठीक है। और न तो फिर आपको जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप याद कर लीजिए। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, इसमें दोहा छंद है, ठीक है। और बाकी छंद को लेकर हमने पूरा विस्तार से बतलाया हुआ है। और मुझे खुशी है कि हमारे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो हमारी पुरानी वीडियोज को लगातार देख रहे हैं और अच्छा लग रहा है मुझे भी देखते हुए, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं पुरानी वीडियोज पर तो एक नज़र मैं भी जाकर देखता हूँ कि अच्छा उस समय मैं ये पढ़ाया था। तो धीरे धीरे व्यक्ति तो परिपक्वता को प्राप्त करता है, लेकिन पुरानी चीजें आपको फिर भावुक कर देती हैं। अगला जो प्रश्न है कि ये रहीम दर दर फिरे, माग मधुकरी खाएं, यारो यारी छाड़िए, अब रहीम वे नाय। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? ऑप्शन दिया गया है दोहा, सोरठा, सवैया, रोला। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, दोहा। वैसे आपने पढ़ा ही होगा कि रहीम के जब भी पद आएंगे तो दोहा शब्द लगा रहता है। रहीम के दोहे, कबीर के दोहे। लेकिन कई बार परीक्षाओं में थोड़ा सा टर्न करके कुछ दूसरा ऑप्शन भी आ जाता है तो गलत हो जाता है उत्तर, तो ध्यान में रखना है। हालांकि इन पंक्तियों को ध्यान में रखिए, सब दोहा में ही लिखी गई। अगला प्रश्न है, चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जापर विपता परत हैं, सो आवत यही देश। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, सोरठा, सवैया, रोला। तो सही जवाब हो गया इसका यहाँ पर ऑप्शन ए। अभी तक जितने भी हमने छंदों की चर्चा की सभी छंद दोहा में लिखे गए और ये सभी पंक्तियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ से हमने ली हुई हैं। अगला प्रश्न है कि सुरतीय नरतीय नागतीय, यह चाहत सब कोय, यह किसकी पंक्ति है? ऑप्शन दिया गया सूरदास, नाभादास, तुलसीदास, रहीम। बहुत ही टर्निंग क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट करके आप जरूर नोट करिए। सुरतीय नरतीय नागतीय, यह चाहत सब कोय, यह किसकी पंक्ति है? सही जवाब है ऑप्शन सी, तुलसीदास ने इस पंक्ति को लिखा था। बाद में इसी का उत्तर
देते हुए नीचे पंक्ति दी गई, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। यह किसकी पंक्ति है? सूरदास, नाभादास, तुलसीदास? सही जवाब है ऑप्शन डी, रहीम। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पंक्तियां हैं, आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे, तो जो क्रिया प्रतिक्रिया का, जिसको हम बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया के थ्रू ये पंक्तियां बनाई गई हैं और आप इनके उत्तरों को जरूर ध्यान में रखिए। अगर मुझे क्वेश्चन पेपर बनाने का मौका मिलेगा तो मैं कुछ इसी तरीके के प्रश्न सेट करूंगा, जहां पर बहुत सारे नोट्स बेचने वाले, कोचिंग बेचने वाले, अपने कोर्स बेचने वाले सब धाराशायी हो जाएंगे। तो यहाँ पर चीजों को ध्यान में रखिए। इसी तरीके से आपको लाइन बाय लाइन और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपना मूल्यांकन करना है। अगला प्रश्न है, संसार का इन्हें बड़ा गहरा अनुभव था, ऐसे अनुभवों के मार्मिक पक्ष को ग्रहण करने की भावुकता इनमें अद्वितीय थी। अपने उदार और ऊंचे हृदय को संसार के वास्तविक व्यवहारों के बीच रखकर जो संवेदना इन्होंने प्राप्त की है, उसी की व्यंजना अपने दोहों में की है। रहीम के विषय में उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जगदीश गुप्त, विजय बहादुर सिंह। तो ये किस आलोचक का कथन है? आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लेकिन इस प्रश्न के बहाने आपको ध्यान में रखना है कि जो रहीम थे, संसार का इन्हें बड़ा गहरा अनुभव था। ये अनुभव, एक्सपीरियंस बहुत कुछ होता है। आप लोग मुझसे क्यों जुड़े हुए हैं? मुझे परीक्षा रूपी संसार का गहरा अनुभव था, इसीलिए चीजों को जोड़कर कैसे कहां से प्रश्न उठते हैं, कैसे हमें तैयारी करना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, पढ़ना भी है तो माप तोल कर नहीं पढ़ना है, कैसे कैसे। कभी कभी तो आप सभी को डांटने का भी मन करता है, लेकिन कभी कभी दुलारने का भी मन करता है कि नहीं, विद्यार्थी हैं, क्वेश्चन तो मन में आएगा ही आएगा। तो संसार का इन्हें बड़ा गहरा अनुभव था, ऐसे अनुभवों के मार्मिक पक्ष को ग्रहण करने की भावुकता इनमें अद्वितीय थी। उदार और ऊंचे हृदय को संसार के वास्तविक व्यवहारों के बीच रखकर जो इन्होंने संवेदना प्राप्त की, उसी की व्यंजना दोहों में दिखलाई पड़ती है। यानी कि आप देखेंगे कि जो रचनाकार होता है, उसकी रचना में उसके अनुभव बोलते हैं। इसीलिए आपने देखा कि कमेंट सेक्शन में भी हम कुछ अपने अनुभवों को शेयर करते हैं। ये चैनल सिर्फ केवल कॉम्पिटेटिव हिसाब से नहीं है, बल्कि आपके अंदर एक साहित्यिक अनुभव भी जन्म लेगा, पैदा होगा। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि चाहे वो तुलसी हो, चाहे कबीर हो, चाहे रहीम हो, सभी का प्रभाव हिंदी भाषी भूभागों पर खूब पड़ा है। आपने कहीं भी देखिए, आप माइक में या टेप में या फिर मोबाइल में, अब तो मोबाइल ही सबसे ज्यादा उपयुक्त उदाहरण हो सकता है। हर जगह आप देखेंगे कि रहीम के दोहे आपको सुनाई पड़ जाएंगे। ये बात किसने कही? सही जवाब है ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को कहा है। अगला प्रश्न है कि रहीम के दोहे वृंद और गिरधर के पद्यों के समान कोरी नीति के पद्य नहीं है, उनमें मार्मिकता है और उनके भीतर से एक सच्चा हृदय झांक रहा है। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि इंटरव्यू इत्यादि में ये पूछ लिया जाए कि क्या रहीम वृंद और गिरिधर के परंपरा में रखे जा सकते हैं या फिर इन लोगों ने रहीम को फॉलो किया, इन सभी में रहीम कैसे अलग है? तो आप बताएंगे कि जहां तक वृंद और गिरधर की बात की जाए तो ये कोरी नीति के पद लिखने वाले थे, लेकिन रहीम के पदों में मार्मिकता के भीतर से एक सच्चा हृदय हमें दिखलाई पड़ता है, एक अनुभूति दिखलाई पड़ती है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल का है। और आप भी ऐसे ही जोड़कर अपना उत्तर इंटरव्यू इत्यादि में दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि जीवन की सच्ची परिस्थितियों के मार्मिक रूप को ग्रहण करने की क्षमता जिस कवि में होगी, वही जनता का प्यारा कवि होगा। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? सही जवाब है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल का है।
लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जनता का प्यारा कवि कौन होगा, जिसके अंदर जीवन की सच्ची परिस्थितियों के मार्मिक रूप को ग्रहण करने की क्षमता होगी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे कवि आपके आसपास में घूमते रहते हैं, लेकिन वो उतना फेमस नहीं हो पाते हैं। कोई एक कवि आता है जो कि वायरल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर जीवन की सच्ची परिस्थितियों के मार्मिक रूप ग्रहण करने की क्षमता दिखलाई पड़ती है और वो जनता का प्यारा कवि हो जाता है। इस बात को किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न है कि रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही अपने द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? तो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप सभी और विकल्पों को देखिए, चूंकि ये आप देख रहे हैं कि सीरीज जो है शुक्ल जी पर आधारित है, तो ज्यादातर का उत्तर क्या होगा? शुक्ल जी होंगे। और क्यों शुक्ल जी ही होंगे? क्योंकि आप जब परीक्षाओं में जाएंगे तो इन प्रश्नों को देखते हुए आप इधर उधर भटकेंगे नहीं, आपको ये ना लगे कि कहीं जगदीश गुप्त तो नहीं है, ठीक है ना। तो वही आपको दिखाना है कि शुक्ल जी ने जो कुछ लिखा है वो कितना परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, 12वें नायिका भेद में भी जो मनोहर और छलकते हुए चित्र हैं वे भी सच्चे हैं, कल्पना के झूठे खेल नहीं है। उनमें भारतीय प्रेम जीवन की सच्ची झलक है। उपरोक्त कथन किस आलोचक या कवि का है? तो 12वें नायिका भेद का मूल्यांकन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि जो उसमें चित्रण किया गया है उसमें सच्चाई, उसमें भारतीय प्रेम जीवन की सच्ची झलक। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भाषा पर तुलसी का सा ही अधिकार हम रहीम का भी पाते हैं। ये ब्रज और अवधि, पश्चिमी और पूर्वी दोनों काव्य भाषाओं के समान कुशल थे। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह मानना है कि जिस तरीके से तुलसीदास का भाषा पर अधिकार था, ब्रज पर और अवधि पर अधिकार था, संस्कृत पर भी अधिकार था, उसी तरीके से रहीम का भी है। तो आप देख रहे हैं कि तुलसी रहीम का यहाँ पर तुलनात्मक मूल्यांकन भी शुक्ल जी ने किया हुआ है। अगला प्रश्न है कि 12वें नायिका भेद किस भाषा में है? अवधि, ब्रज, खड़ी बोली, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए हमने यहाँ पर चकमा दिया है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी बिल्कुल नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन ए, 12वें नायिका भेद किस भाषा में है? अवधि में लिखी गई। ठीक, सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। रहीम के विषय में उपरोक्त कथन किस आलोचक या कवि का है? यानी कि रहीम का प्रभाव आगे चलकर बिहारी इत्यादि पर भी पड़ा है, इसीलिए आपने पढ़ा होगा बिहारी के दोहे। और जहां तक नीति की बात की जाए तो बिहारी के दोहों में भी नीति खूब दिखलाई पड़ती है। आपने कई दोहों को पढ़ा होगा, हालांकि दोहों की संख्या भी तो कम नहीं है, ठीक है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें हैं, तो उस तरीके से आप ध्यान में रखते हो। ये कथन किसके संदर्भ में था? रहीम के संदर्भ में था। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। रहीम सर्वसाधारण में अपने किस छंद के लिए ही प्रसिद्ध है? दोहों के लिए, बरवै के लिए, कवित्व के लिए, सवैया के लिए। तो रहीम सर्वसाधारण मतलब जो सामान्य जनता है उसमें अपने किस छंद के लिए जाने जाते हैं? सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, दोहों के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, रहीम का देहावसान कब हुआ? संवत में हमें बतलाना है। 1680, 1683, 1684, 1685। तो रहीम का निधन कब हुआ या फिर वो इस दुनिया को छोड़कर कब गए? इसका यहाँ पर जो सही जवाब है, संवत 1683 में इनका निधन हो गया। रहीम की रचना नहीं है। रहीम दोहावली या सतसई, 12वें नायिका भेद, श्रृंगार सोठा या फिर 12वें रामायण। तो रहीम की कौन सी रचना नहीं है? आपका दिमाग तुरंत कौंध गया होगा। हो सकता है कि ऊपर के कुछ क्वेश्चन को सुनते सुनते आप बोरियत महसूस किए होंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको
एक तरीके से आप जाग गए होंगे, जागो फिर एक बार टाइप का। कि रहीम की रचना कौन सी नहीं? सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, बरवे रामायण। बरवे रामायण किसकी रचना है? आप जानते ही हैं। अगला प्रश्न है कि रहीम की रचनाओं का पता लगाया है। आज जो हम रहीम पर चर्चा कर रहे हैं, किसी खास व्यक्ति ने उस पर काफी काम किया। कौन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मायाशंकर याज्ञिक, अज्ञेय। तो कौन है जिन्होंने की ज्यादा पता किया है रहीम की रचनाओं का? सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, मायाशंकर याज्ञिक नाम के एक विद्वान थे जिन्होंने रहीम की रचनाओं का पता किया, ढेर सारी रचनाओं को। ठीक। अगला प्रश्न है कि रहीम के संदर्भ में असत्य है। रहीम काव्य हिंदी संस्कृत की खिचड़ी है। रहीम ठेठ कौतुकम नाम ज्योतिष का ग्रंथ संस्कृत और फारसी की खिचड़ी है। वाकयात बावरी का तुर्की से फारसी में अनुवाद किया। रहीम और तुलसी में प्रतिस्पर्धा थी। तो कौन सी ऐसी बात है जो कि असत्य है? सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, रहीम और तुलसीदास में प्रतिस्पर्धा थी, ये बात बिल्कुल असत्य है। आप जानते हैं कि जब तुलसीदास रामचरितमानस लिख रहे थे तो रहीम को वो सुनाए थे, और रहीम की ही नकल करते हुए तुलसीदास ने 12वें रामायण लिखा। ये सारी चीजें आपने तैयारी करते हुए पढ़ी होंगी और कहीं न कहीं देखी भी होंगी, सुनी भी होंगी। ठीक। तो देख रहे हैं क्वेश्चन किस तरीके से नया है कि एक क्वेश्चन में आपको कई तथ्य दिखलाई पड़ जा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाए, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाय। मतलब देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है। उपरोक्त पंक्तियां रहीम के किस ग्रंथ से हैं? तो समझ में तो आ गया कि ये पंक्तियां रहीम की हैं, लेकिन किस ग्रंथ से उद्धृत की गई? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, सतसई या दोहावली नाम की जो रचना है उसमें ये बात कही गई कि रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाहि, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाहि। सबसे ज्यादा दिक्कत तो वो है कि जो कहीं मांगने जाता है और अगर किसी ने मांग दिया और कोई कह दिया कि मैं मेरे पास नहीं है, तो वो तो उससे भी खतरनाक है। तो कुल मिलाकर ऑप्शन सी क्या हो गया? इसका सही जवाब है सतसई या दोहावली में ये पंक्तियां लिखी गई हैं। अगला है, कलित ललित माला वा जवाहिर जड़ा था, चपल चखन वाला चांदनी में खड़ा था, कटिपट बिच मेला पीत सेला नवेला, अली बन अलबेला यार मेरा अकेला। उपरोक्त पंक्तियां रहीम के किस ग्रंथ से? मदनाष्टक, नगर शोभा, सतसई या दोहावली से, बरवे नायिका भेद से? किससे ये पंक्तियां ली गई हैं? ग्रंथ का नाम हमें बतलाना है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, मदनाष्टक नाम का एक ग्रंथ है, उसी में से इसको लिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तम जाति है ब्राह्मणी, देखत चित्त लुभाए, परम पाप पल में हरत, परसत वाक्य पाए। उपरोक्त पंक्तियां रहीम के किस ग्रंथ से? ऑप्शन सब उसी टाइप से दिए गए, मदनाष्टक, नगर शोभा, दोहावली, बरवे नायिका भेद। तो उत्तम जाति है, खास जाति का उल्लेख यहाँ पर कर दिया गया है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, नगर शोभा नाम से जो ग्रंथ है रहीम का, वहां से इस पंक्ति को उठाया गया है। अगला प्रश्न है कि जाति जाति होती सखी गोहन में, मनमोहन को लखही ललचानो, नागरी नारी नई ब्रज की, उनहु नंदलाल की, रिझिभ्यो जानो। उपरोक्त पंक्तियां रहीम के किस ग्रंथ से? तो पहले तो आप देखिए कि जब ब्रज की बात की जाए, नंदलाल की बात की जाए, तो कई बार कंफ्यूजन होने लगता है, मनमोहन की बात की जाए, लेकिन यहाँ पर बतला दिया है कि रहीम की पंक्तियां हैं, लेकिन किस ग्रंथ से? मदनाष्टक, फुटकल कवित, सतसई, दोहावली, बरवे नायिका भेद। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, फुटकल कवित से ये पंक्तियां उठाई गई। अगला प्रश्न है कि कमल दल नैनन की उन्मानी, बिसरत नाहि सखी मो मन ते मंद मंद मुस्कान। उपरोक्त पंक्तियां रहीम के किस ग्रंथ से? मदनाष्टक, फुटकल कवित, दोहावली, बरवे नायिका भेद। तो इसका जो सही जवाब है ये भी है, फुटकल कवित से उसको लिया गया। अगला प्रश्न है कि रामचंद्रिका किसके संवाद के लिए तुलसी के संवाद से कहीं अधिक उपयुक्त और सुंदर है? रामचंद्रिका की तमाम बुराइयां हमने ऊपर के प्रश्नों में देखी, लेकिन यहाँ पर एक खास चीज के लिए रामचंद्रिका जानी जाती है,
जो कि तुलसीदास से भी बेहतर है। किसके लिए? किसके संवाद के लिए? राम लक्ष्मण, रावण अंगद, राम रावण, रावण लक्ष्मण। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, रावण अंगद का जो संवाद है, खासतौर से रामचंद्रिका जो अपने संवाद योजना के लिए ही जानी जाती है, और उसमें भी रावण अंगद का जो संवाद है, कई बार तो परीक्षाओं में पंक्तियां भी पूछ ली जाती हैं। कौन रे रिपु, ठीक है, बद, इस सब आता है शब्द उसमें। अगला जो प्रश्न है कि रहीम की रचना नहीं है। मदनाष्टक, नगर शोभा, हेत कौतुकम, अष्टयाम। तो कौन सी ऐसी रचना है जो कि रहीम की नहीं है? सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, अष्टयाम नाम की जो रचना है वो रहीम की नहीं है। बाकी ऊपर की जो तीनों रचनाएं हैं सभी रहीम द्वारा लिखी गई हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने सगुण फुटकल धारा के कवियों के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण कवियों पर चर्चा की, खासतौर से केशव दास और रहीम पर किस तरीके से परीक्षोपयोगी प्रश्न बनते हैं उनके ऊपर हमने चर्चा की। उम्मीद है कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा और एक ही बैठक में आपने पूरे प्रश्नों को देखा होगा। आपको बोरियत महसूस नहीं होगी, आपके मन में जिज्ञासा रही होगी कि अब अगला प्रश्न क्या होगा, उसका उत्तर क्या होगा, और आपकी भूख लगातार बढ़ती जा रही होगी और इसी भूख को आखिर तक, परीक्षाओं तक बनाकर रखना है। निश्चित तौर पर एक दिन आपकी भूख शांत होगी और उस दिन आपको खुशी खुशी, अगर आप रूम लेकर तैयारी कर रहे हैं तो सफल होने के बाद आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, अपने खाएंगे, अपने मित्रों को खिलाएंगे और खुश रहेंगे, और इस चैनल को भी एक सेकेंड के लिए याद करेंगे। तो आप सभी के कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।